नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने नए 3 कानूनों का किया विरोध। देश भर में सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। इन तीनों कानून का जमात-ए-इस्लामी हिंद ने विरोध किया। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने प्रेस वार्ता कर देश के अलग अलग 4 मुद्दों, देश में लागू नए कानून, नीट परीक्षा, मॉब लीचिंग की वारदात और हाथरस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्हीं मुद्दों पर जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम ने कहा है कि देश में यह कई गंभीर मुद्दे चल रहे हैं और देश की सरकार को भी गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए। वो लागू किया गया या पार्लियामेंट से पास किया गया जब अपोजिशन के 145 पार्लियामेंट्रियंस को सस्पेंड कर दिया गया था। अब इस कानून में सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी आरोपी को, अपराधी को नहीं, आरोपी को अपराध सिद्ध होने से पहले किसी पर आरोप लगाए जाए तो उसको हथकड़ी पहनाने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें यह कहा गया कि रेयरेस्ट की पोजीशन में, यानी कि 1% से भी कम पोजीशन पर अगर जरूरत पड़े तो पुलिस हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन 99% सुप्रीम कोर्ट के केसेस में यह मना किया गया कि पुलिस को हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह कानून हथकड़ी लगाने का अधिकार देता है। अभी तक किसी भी केस में 15 दिनों तक पुलिस अपनी कस्टडी में लोगों को रख सकती थी, यानी कि किसी पर आरोप लगता है तो 15 दिनों के अंदर तक वो रखती थी और उसके बाद वकील बेल अप्लाई करते थे। अब इसको 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है, यानी कि जैसे ही कोई आरोपी निर्दोष है या आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए उस पे और उसकी जमानत की याचिका कोर्ट पे डाली जाएगी तो पुलिस उससे कह देगी कि अभी पुलिस जो प्रोसीजर्स था इन्वेस्टिगेशन का उसमें पुलिस रिमांड अभी पूरी नहीं हुई और दोबारा से वो पुलिस रिमांड ले लेगी, तो बेल को लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना दिया गया है। जबकि ये कानून का जो बेसिक मोटिव है वो ये कहता है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, इसको पूरा रिवर्स कर दिया गया। उसके बाद डिटेंशन, हम सबको मालूम है कि कोई भी आदमी कहीं भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है और उसके सामने हाजिर करना होता है, फिर मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी तय करता है। लेकिन इस पूरे कानून में इतना क्योस है, इतना कंफ्यूजन है कि इसमें पुलिस डिटेंशन का कोई भी टाइम ग्राउंड नहीं लिखा गया, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उसमें कोई क्लैरिटी इस पूरे मामले में नहीं है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कोर्ट ने बहुत बार यह बात कही है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से छेड़खानी होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को जो है वो सबूत नहीं मानते हैं। लेकिन इस नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सबूत माना गया है, जिससे और उसके साथ साथ पुलिस को बगैर किसी वारंट के आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कोई भी हो, यानी कि आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका टैब है, उसको पुलिस बगैर किसी वारंट के ले सकती है। तो जिसके नतीजे में यह है कि कल को आपने अगर कोई व्हाट्सएप भी फॉरवर्ड किया है तो आपका मोबाइल पुलिस अगर लेती है और उस पर यह बताती है कि इस पे कोई चीज हुई है, कोई अपराध हुआ है, तो आपको वो केस बन जाएगा और आपको निर्दोष होने तक अपने आप को साबित करना होगा, जिसमें जमानत के प्रावधान को बहुत मुश्किल कर दिया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा, उसके बाद जो आखिरी जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे केस में, टेररिज्म, आतंकवाद की जो परिभाषा है उसको बहुत वेग कर दिया गया है। या और उसके साथ साथ किसी भी, पहले क्या था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी उसको पूरे देश में आतंकवाद के मामलों पर जांच करने का अधिकार था। उसके अलावा स्टेट्स ने अपने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या स्पेशल सेल्स बनाए हुए थे जो कोर्ट निर्धारित करता था। लेकिन अब इसमें 2 चीजें करी गई हैं। आतंकवाद की परिभाषा को बहुत ही लाइट कर दिया गया है, यानी कि किसी भी केस को, यानी आपने अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी छोटी सी डाल दी तो वो उसको आतंकवाद की परिभाषा के तौर पर ले लिया जाएगा। और लोकल पुलिस को आतंकवाद जैसे सेंसिटिव मामलों की जांच का अधिकार दे दिया गया है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये पुलिस को इतनी पावर दे देता है जिस तरह से, जबकि हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि क्रिमिनल लॉस का वहां इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या सिस्टम बनाई है। जो लोग ये सत्संग करवा रहे हैं उनके लिए
क्या नॉर्म्स आपने, क्या कानून आपने बनाए हुए हैं, वो कुछ सामने नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें भी ऐसा लगता है कि बायस कार्रवाइयां हो रही है। जो इसके हकीकत में जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारे लिए बहुत दुग्ध है। और ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह के वाकयात जो हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि नागरिक सुरक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट को, सरकार को कबूल करते हुए आइंदा के लिए एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए कि इस तरह के बड़े वाकयात पेश न हो। साथी शफी मदनी साहब और विस्तार में आपको बताएंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि दोषियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। तो मैं इसी के साथ माइक हमारे साथी शफी मदनी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।